अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे। कुछ डिफरेंट टाइप्स की इन्फ्लेशन है जो एक्सपीरियंस की जाती हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, तो इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली है डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन। ठीक है, मॉडरेट का मतलब यह है कि दरमियाने लेवल की इन्फ्लेशन जो होती है। ठीक है, मॉडरेट इन्फ्लेशन, इसको ये भी कहा जाता है कि ये लो इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, when rate of inflation remain within the range of 1% to 20% per annum। ठीक है, जब सालाना इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 1% से 20% के दरमियान हो तो हम कहेंगे यहाँ पे मॉडरेट इन्फ्लेशन है या लो इन्फ्लेशन है। अपने अब ये याद रखना है, मॉडरेट को ही लो इन्फ्लेशन कहते हैं और रेट क्या होता है 1 से 20% के दरमियान में कहीं। ठीक है, और ये पर एनम होता है, सालाना की बात हो रही है, एनम का मतलब सालाना। ठीक है, ऑन दी लोअर साइड इफ इट रिमेन्स लेस देन 5% पर एनम, अगर ये 1 से लेके 5% तक हो, ठीक है, वी विल कॉल इट मॉडरेट और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो फिर हम इसको मॉडरेट भी कहेंगे या क्रीपिंग भी कहेंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि एक जगह पे इन्फ्लेशन का रेट है 3%, तो ये क्या है, ये क्रीपिंग है या बाकी जो इन्फ्लेशन के आगे डिग्रीज पढ़ रहे हैं उनमें से किसी का नाम लेंगे तो ये क्रीपिंग है। 1% से 5% के दरमियान जो इन्फ्लेशन का रेट होता है उसको हम मॉडरेट या क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ऑन द अदर साइड इफ इट एक्सीड 5%, मतलब कि 5% से अगर 20% तक चला जाए, इसके दरमियान हो, 5% से एक्सीड कर जाए और 20% तक रहे, तो इसको हम कहते हैं ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, सो डिफरेंट यहाँ पे मॉडरेट इन्फ्लेशन में ही डिफरेंट कैटेगरीज बना दी गई। मॉडरेट क्या है, 1% से 20% पर एनम का जो रेट होगा इन्फ्लेशन का उसको मॉडरेट इन्फ्लेशन कहेंगे या लो इन्फ्लेशन कहेंगे। लेकिन अगर ये 1% से 5% तक रहे तो फिर इसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन या मॉडरेट इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ये 5% एक्सीड कर जाए, लाइक 6% से जो है वो 20% तक चला जाए, इसके दरमियान में रहे, तो इसको हम कहते हैं ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। तो ये आपने अच्छे से याद करना है। अच्छा, उसके बाद है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का दूसरा नाम है रैपिड इन्फ्लेशन, बहुत तेजी से इन्फ्लेशन का बढ़ना। ठीक है, प्राइसेस इंक्रीज सो क्विकली एट अ रेट ऑफ 1000 मिलियन%। ठीक है, एक के बाद 90% के साथ अगर बढ़े एनुअली, और इस सूरत में क्या होगा कि मनी आपकी जो होगी वो वर्थलेस हो जाएगी, वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, वो इतनी कम हो जाएगी। ठीक है, कि इन्फ्लेशन ही अगर आप सोचो कि 1000 मिलियन तक चली जाए, आई थिंक बिलियन इसको कहेंगे या क्या कहेंगे आप देख लीजिएगा, इसको हम कहेंगे कि हाइपर इन्फ्लेशन है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल ही वर्थलेस होगी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही पैसे की। इट इज नो लॉन्गर अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब लोग इस पैसे को, इस तरह के पैसे को जहाँ पे इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, उसको स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं समझेंगे, मतलब उसको पैसा स्टोर करना लोग छोड़ देंगे। उनको पता है यार ये इन्फ्लेशन होती जाती है, आज मेरे पास अगर 100 रुपये हैं, आज मैं उससे कोई चीज़ खरीद सकता हूँ, कल को मैं उसको देख भी नहीं सकूंगा, मतलब उससे कोई चीज़ मैं ले ही नहीं सकूंगा, इतनी वैल्यू कम हो जाती है। लोग पैसा सेव करना छोड़ देते हैं एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रांजैक्शन, और लोग पैसों के साथ ट्रांजैक्शन करना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, प्राइसेस इंक्रीज सो क्विकली दैट पीपल बिगिन टू होर्ड थिंग्स, लोग चीजें अपने पास स्टोर करना शुरू कर देते हैं, इतनी तेजी से प्राइसेस बढ़ रही होती हैं। ठीक है, और वो अब क्या करेंगे, वो चीजें पैसों से खरीदने के बजाय बार्टर सिस्टम की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, द मोस्ट एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑब्जर्व इन जिम्बाब्वे इन 2008, इट वॉज एस्टिमेटेड 79,600 मिलियन%। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी जिम्बाब्वे के अंदर। आपको शायद, आपने अगर इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो वो सीमेंट वाली जो रेडी होती है उसमें लोग मिलियन मिलियंस के नोट जो थे वो लेके जाते थे, फिर कोई ब्रेड या अंडे खरीदते थे, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई। इसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन या रैपिड इन्फ्लेशन। फिर एक होता है इन्फ्लेशन की डिग्री जिसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। इसमें क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ने की बजाय ना, एवरेज प्राइस लेवल जो है वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और रिसेंटली ये देखा गया है जापान के अंदर 1990 के अंदर। ठीक है, 1990 के अंदर जापान में एक दफ़ा ऐसे हुआ कि प्राइसेस कम होना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये डिफ्लेशन है। महंगाई अगर उल्टी साइड पे चलना शुरू हो जाए, मतलब प्राइसेस बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। अच्छा, फिर है एक है स्टैगफ्लेशन। पाकिस्तान नॉर्मली स्टैगफ्लेशन ही फेस कर रहा होता है। हमने नॉर्मल केसेस में ये पढ़ा
कि ये आपकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होती है, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होती है, और ये एग्रीगेट डिमांड होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस लेवल ये है, अगर आपके एग्रीगेट डिमांड बढ़े यानी कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हो, तो आपकी प्राइसेस तब बढ़ रही होती है। मतलब आपकी इकोनॉमी जब ग्रो करती है या फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही होती है, तो तब आपकी प्राइस लेवल बढ़ रही होती है। मतलब ऐसा होता है कि प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो उसके दूसरी सूरत में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रही होती है, या एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही होती है। ठीक है, ये इसी तरह देखा जाता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि प्राइसेस भी बढ़ रही होती हैं और साथ साथ बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है। ठीक है, मतलब ये जो नॉर्मल केस में पड़ा, ये यहाँ पे काम करना ही छोड़ देता है। Stagflation is marked with slow economic growth combined with high unemployment leading to economic stagnation। ठीक है, with higher inflation, यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हुई और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस कर देता है ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी भी आपका कम होता है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ रही होती है, यानी एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही होती है। इसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। फिर है वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन। स्पाइरल एक आपने देखा होगा, स्प्रिंग इस तरह का होता है, उसको स्पाइरल कहते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं ना, तो जो लेबर होते हैं या जो काम करने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमारी वेजेस बढ़ा दो। ठीक है, आपको पता है वेज क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक पार्ट है। जो लोग काम कर रहे होते हैं प्रोडक्शन में, उनकी जो पेमेंट होती है या उनको जो रिवार्ड दिया जाता है उसको वेज कहते हैं। तो अगर इस तरह हो कि किसी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाएं और लोग ये कहना शुरू कर दें कि हमारी वेजेस बढ़ाएं, जब उनकी वेजेस बढ़ेंगी तो ऐसी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो प्राइसेस लोग ज़्यादा चार्ज करेंगे। ठीक है, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब होगा क्या, प्राइस बढ़ेगी, अगेन वो आ जाएंगे कि भाई हमारी वेज मजीद बढ़ाएं, यहाँ पे तो महंगाई और बढ़ गई है। अगेन वेज बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्राइसेस अगेन बढ़ जाएंगी। और इस तरह महंगाई बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी लोग वेज डिमांड करेंगे, मजीद बढ़ती जाएगी, तो एक स्प्रिंग सा बन जाएगा महंगाई का कि वेज बढ़ाओ, वेज बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो फिर लोग आ जाएंगे कि वेज बढ़ाओ, और इसी तरह ये चलता रहेगा। वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन मीन्स राइजिंग वेजेस एंड राइजिंग प्राइस और इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पे आप वेज बढ़ाते हो और उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक की वजह से दूसरे में इंक्रीज आ रहा होता है, तो उनके दरमियान में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चल रहा होता है। इंक्रीज इन वेज कॉज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेट लोअर दी सप्लाई। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो सप्लाई आप कम कर देते हो, जब सप्लाई कम होगी तो दोबारा प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह ड्राइज करने से वेजेस को दोबारा से प्राइसेस बढ़ती हैं, और फिर आपको वेज इंक्रीज करनी पड़ती है, फिर प्राइसेस बढ़ती हैं, और ये इसी तरह चलता जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर अब हम इसके कुछ कॉस्ट या फैक्ट्स देखते हैं, इन्फ्लेशन के नुकसान क्या होते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।